नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में और आपके साथ मैं हूं राजीव शर्मा। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना के शौर्य पराक्रम की तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी। आतंक के अड्डों को कैसे बर्बाद किया, आतंकी कैंपों को कैसे तबाह किया, पहलगाम हमले का कैसे बदला लिया, पूरी दुनिया ने इसकी लाइव तस्वीरें देखी। भारत ने एक और आतंक के गढ़ में घुसकर वार किया तो दूसरी ओर कूटनीतिक प्रहार किया। पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बेनकाब किया। सिंधु जल समझौते को सस्पेंड कर पाकिस्तान में हाहाकार मचाया। हालात ऐसे हो गए हैं कि भारत के सामने शहबाज गिड़गिड़ाना शुरू कर चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत की गुहार लगाई है, नाक रगड़ी है, लेकिन भारत ने साफ कर दिया आतंकवाद और बात एक साथ नहीं चलेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने पाकिस्तान को फाइनल अल्टीमेटम भी दिया है। पीएम ने कहा आतंकवाद का कांटा जड़ से निकाल कर रहेंगे। साथ ही पाकिस्तान को चेतावनी दी कि चैन से रोटी खाओ, नहीं तो गोली तो है हमारी तरफ से ही। सवाल यह है कि क्या मोदी की चेतावनी से पाकिस्तान सुधरेगा? क्या आतंकियों को पालना बंद करेगा या सिर्फ गोली की भाषा ही समझेगा? आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। आतंक को मिटाने की कसम, पाकिस्तान को फाइनल अल्टीमेटम। भारत पर आंख उठाने वाले किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। आतंक के गढ़ में घुसकर वार, अब की बार सबूत भी किया तैयार। इस बार तो सब कैमरा के सामने की सारी व्यवस्था रखी ताकि हमारे घर में कोई सबूत न मांगे। भारत ने फोड़ा वाटर बम, पाकिस्तान का निकला दम। हमने डैम थोड़े खोल करके सफाई शुरू की। जो कूड़ा कचरा था वो निकाल रहे हैं। इतने से वहां फ्लड आ जाता है। अगर पाक नहीं सुधरेगा, बम और गोले से समझेगा। रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। प्रधानमंत्री मोदी की ये सीधी चेतावनी थी पाकिस्तान के हुक्मरान और मुनीर की सेना को, जो आतंकियों को पालते हैं, आतंकियों को संरक्षण देते हैं, आतंकियों के साथ गलबहियां करते हैं, भारत में हमले के लिए आतंकियों को फंड देते हैं, आतंकियों से घुसपैठ कराते हैं और जब आतंकी मारे जाते हैं तो उनके जनाजे में आंसू बहाते हैं। जो आतंकवादियों के जनाजे निकले, 6 मई के बाद जिनका कत्ल हुआ, उस जनाजे को स्टेट ऑनर दिया गया पाकिस्तान में। उनके कॉफिन पे पाकिस्तान के झंडे लगाए गए। उनकी सेना ने उनको सैल्यूट दी। ये सिद्ध करता है कि आतंकवादी गतिविधि प्रॉक्सी वॉर नहीं है, ये आपकी सोची समझी युद्ध की रणनीति है। आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तानी सेना के शामिल होने के बाद पाकिस्तान की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने आई। पूरी दुनिया ने इन तस्वीरों को देखा और साफ हो गया कि आतंकी और पाकिस्तानी सेना दोनों अलग नहीं हैं, बल्कि आतंकियों को पाकिस्तानी सेना ने ही तैयार किया था, आतंकियों को ट्रेनिंग दी थी। लेकिन अब पीएम मोदी ने तय कर लिया कि आतंक के कांटे को हमेशा के लिए निकाल कर ही दम देंगे। शरीर कितना ही स्वस्थ क्यों न हो, लेकिन अगर एक कांटा चुभता है तो पूरा शरीर परेशान रहता है। अब हमने तय कर लिया है उस कांटे को निकाल के रहेंगे। पीएम मोदी ने आतंक के कांटे को निकालने का संकल्प लिया और इस एक्शन प्लान पर सेना ने काम भी शुरू कर दिया। पहले आतंक के 9 अड्डे तबाह हुए, 100 से ज्यादा आतंकी मिट्टी में मिला दिए गए और अब पाकिस्तान को पानी से मारने की तैयारी है। भारत ने वो प्लान तैयार किया है जिससे आतंक का गढ़ बूंद बूंद के लिए तरसेगा या फिर बाढ़ में डूबकर मरेगा। और अभी तो मैंने कुछ ज्यादा किया नहीं है। अभी तो हमने कहा है कि हमने इसको एबेंस में रखा है। वहां पसीना छूट रहा है।
और हमने डैम थोड़े खोल करके सफाई शुरू की। जो कूड़ा कचरा था वो निकाल रहे हैं। इतने से वहां फ्लड आ जाता है। प्रधानमंत्री मोदी के इसी एक्शन प्लान से शहबाज शरीफ की नींद उड़ गई है। पाकिस्तान के हुक्मरानों की धड़कनें बढ़ गई हैं। पाकिस्तान के पीएम बातचीत की गुहार लगाने लगे हैं। पीएम मोदी के सामने गिड़गिड़ाने लगे हैं। लेकिन भारत ने भी साफ कर दिया है कि आतंकवाद और बात एक साथ नहीं होगी। पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा। अगर पाकिस्तान नहीं सुधरेगा तो हर गोली का जवाब गोले से दिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बहुत कुछ बातें हैं जो शब्दों में या सेंटेंसेस में ढालकर अगर कहीं ना जाएं तो उनका दम, उनका असर कहीं जोरदार तरीके से पड़ता है। जब इशारों में बातें होती हैं तो उसकी जवाब, उसकी अंदर तक जो पैनापन है वो सभी को समझ में आता है। कहते हैं इसीलिए अगर आप चुपचाप रहें तो वो चुप कहीं बहुत ज्यादा कहने से कहीं ज्यादा घाव कर जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपनी बातों में बहुत कुछ इशारे दिए हैं, खोलकर बातें नहीं कही हैं। जहां भी कहने की बात आई थोड़ा सा कह के वो चुप हो गए हैं, लेकिन ये थोड़ा भी संकेत, सिग्नल बहुत ज्यादा देता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मेरे साथ कई खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। मेजर जनरल राजन कोचर मेरे साथ, रिटायर्ड राजन कोचर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ गए। डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा पीओके से एक्टिविस्ट हैं और लगातार उनकी आवाज हम सोशल मीडिया पर सुनते और देखते रहे हैं। मिर्जा साहब, बहुत स्वागत है, आप हमारे साथ जुड़े, आपने वक्त निकाला बात करने के लिए। संजीव श्रीवास्तव फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़े हैं और हमारे सीनियर और पत्रकारिता में एक लंबा अनुभव रखने वाले आलोक मेहता सर, हमारे एडिटोरियल डायरेक्टर, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। जब कहीं हम फंसते हैं और हमें समझ में नहीं आता कि चीजों को इंटरप्रेट कैसे किया जाए, आलोक जी के सामान्य शब्द उनका इंटरप्रिटेशन बड़ी आसानी से सामने रख देते हैं। सबसे पहले डिफेंस की बात हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी के ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद किए कदमों को उठाने से जुड़ी हुई बात है, तो मेजर जनरल रिटायर्ड राजन कोचर से शुरुआत करना कहीं ज्यादा बेहतर रहेगा। मेजर जनरल कोचर, प्रधानमंत्री ने जो भी कहा, प्राइम मिनिस्टर ने जो भी बातें सामने रखी, या मैं यूं कहूं कि जब हम चुप रहते हैं, कहते हैं एक चुप्पी लाख जवाबों से कहीं ज्यादा खतरनाक होती है, और अगर उसमें थोड़ा सा ही बोला जाए तो सामने वाले को कंफ्यूज कर देती है कि इसके मतलब और मायने कितने हैं। उन्होंने साफ इंडिकेशन दिए कि जब टेररिस्ट के जनाजे स्टेट ऑनर की तरह सामने आने लगे तो इस बात में कोई सस्पिशन नहीं रहना चाहिए, कोई संदेह नहीं रहना चाहिए कि ये सारा का सारा कोई प्रॉक्सी वॉर नहीं है, ये सोची समझी साजिश है। क्या भारत अपनी सोच में अब क्लियर हो चुका है, शब्दों के बीच में से मायने नहीं ढूंढता, सीधी बात सामने रख रहा है? राजीव जी, धन्यवाद, आपने इसको मुझे अपने चैनल में इनवाइट किया। प्राइम मिनिस्टर की स्पीच अगर हम उसको एक खास उसका एनालिसिस करें तो डिफेंस के तरीके से एक चीज़ सामने है कि आज पाकिस्तान की जो स्टेट पॉलिसी है जो भारत के अगेंस्ट है, वो साफ आ गई है कि वो एक अपना टेररिस्ट को और इस तरीके के लोगों को अपने फौज का हिस्सा बना के, उनको ट्रेन करके, उनको हथियार दे के और उनमें अपने लोग भी शामिल करके भारत में इन्फिल्ट्रेट करता है। जो इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन आती है सामने, वो ये आती है कि जब एक ग्रुप वहाँ से निकलता है इन्फिल्ट्रेशन के लिए, उसकी स्ट्रेंथ होती है 6 से 8 लोग खाली, और उसमें 1 या 2 होते हैं पाकिस्तान एसओजी के, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के, 3 से 4 होते हैं उसमें फॉरेन मिलिटेंट्स, और 1 से 2 होते हैं जो वहाँ पे लोकल मिलिटेंट्स हैं जो रेडिकलाइज्ड हैं यूथ के। तो ये जब हम ये स्ट्रैटेजी को प्राइम मिनिस्टर मोदी के शब्दों से इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो बहुत साफ हो जाता है कि पाकिस्तान की फौज किस तरीके से भारत से लड़ना चाहती। पाकिस्तान की फौज कन्वेंशनल लड़ाई में नहीं पड़ना चाहती, एक डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में भारतीय फौज के साथ इसलिए नहीं आना चाहती क्योंकि
पाकिस्तान की फौज भारत की फौज के सामने कमजोर है। और कोई भी क्षेत्र आप देख लीजिए, एयरफोर्स, नेवी और आपके आर्मी, टैंक्स देख लीजिए, गन्स देख लीजिए, आपके मैन पावर देख लीजिए, 5.6 लाख की उनकी आर्मी है, हमारी आर्मी उनसे डबल है। तो इस तरीके की कन्वेंशनल लड़ाई में पाकिस्तान नहीं पड़ना चाहता, और इसीलिए आज वर्ल्ड ने, पूरी दुनिया ने पाकिस्तान की सच्चाई देख ली है। जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बोला था कि उनके जनाजों पर आपको पाकिस्तान का फ्लैग उनका लगा होता है और पाकिस्तान के आर्मी के जनरल्स वहाँ पे सलूट करते हैं उनको, तो एक चीज़ बहुत साफ हो गई है। और आई थिंक ये जो मैसेज जो हमारे जो 7 डेलीगेशन गए हुए हैं 33 कंट्रीज में आज, ये मैसेज साफ सक्सेसफुली कन्वे कर दिया गया है कि पाकिस्तान इस तरीके की भारत के अगेंस्ट ये जो है स्ट्रैटेजी लगा रहा है। तो अभी साफ हो गया है कि यहाँ पे अग्रेसर कौन है और जो अपने आप को डिफेंड कर रहा है वो कौन है, और भारत ने स्पष्ट शब्दों में इसको क्लियर अपना कर दिया है। तो आने वाले वक्त में आप देखेंगे हमारी जो स्ट्रैटेजी होगी वो, आप एक सिंदूर टाइप का ऑपरेशन नहीं देखने वाले। लोग समझते हैं कि एक अगर टेररिस्ट अटैक होगा इंडिया में तो वो एक और सिंदूर ऑपरेशन होगा। सिंदूर ऑपरेशन नहीं होगा, अभी जो ऑपरेशन होगा वो सिंदूर से और भी बढ़ के होगा। और वो ऑपरेशन पाकिस्तान ने देख लिया है कि पाकिस्तान का कोई जगह महफूज नहीं है आज की डेट। हमारे डीजीएडी ने भी साफ कर दिया है कि हमारी जो क्षमता है मिसाइल्स की, रॉकेट्स की, ड्रोन्स की, पाकिस्तान का कोई भी कोना नहीं है जहां पे हम इसको नहीं पहुंच पाएंगे। और इसीलिए एक मूव हो रहा है पाकिस्तान में, उनका जो जीएचक्यू है रावलपिंडी में, उसको शिफ्ट किया जा रहा है और 25-30 किलोमीटर इस्लामाबाद की तरफ, क्योंकि हमने 1971 के बाद, बिकॉज 1971 में भी रावलपिंडी को रावलपिंडी के ऊपर स्ट्राइक नहीं हुआ था। ये पहली बार आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान के आर्मी हेडक्वार्टर, पाकिस्तान की जो एक सबसे गार्डेड और शील्डेड उनका जो एयरबेस था नूर खान, उसके ऊपर अटैक हुआ। और पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट्स में बताया जाता है, कंफर्म नहीं है ये न्यूज़, कि वहां पर भी कुछ नुकसान पहुंचा है। तो ये जो झटका लगा है पाकिस्तान को, वो भागे गए हैं चीन से मदद लेने के लिए। आज पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर टर्की में जाता है, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर ईरान में पहुंचा हुआ है और वहां से स्टेटमेंट्स दे रहा है कि वो भारत से बात करना चाहता है। किस चीज की बात करेगा भारत से? पहले तो अपना टेररिज्म में आप इसको खत्म करो, अपने बेसिस को निकालो, और जिस दिन पाकिस्तान से इन्फिल्ट्रेशन होनी बंद हो जाएगी, मैं मान लूंगा कि पाकिस्तान से बात की जा सकती है। मेरे ख्याल से सर वो दायरे तय कर दिए गए हैं, वो दायरे शायद भारत ने पहले ही अपनी तरफ से तय कर दिए हैं कि बात होगी तो किन दायरों में होगी और उनके सब्जेक्ट्स क्या होंगे। लेकिन अब मिर्जा साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मैं मिर्जा साहब आपको थोड़ा एट लेंथ बोलने को यहाँ पर वक्त थोड़ा देना चाहूंगा। लेकिन मिर्जा साहब, पाकिस्तान जब अलग हुआ, 1947 की बात कह रहा हूं, और जब भारत भी एक स्वतंत्र देश के रूप में, आजाद देश के रूप में सामने आया, तो पाकिस्तान जिस पॉलिसी पर बना था वो एंटी इंडिया पॉलिसी थी। वो सोच थी भारत के वजूद को नकारते हुए अपने वजूद को सामने रखना। क्या आज पाकिस्तान की सबसे बुरी हालत ये नहीं है कि पाकिस्तान आज भी उसी पॉलिसी को ढो रहा है और अपने मुस्तकबिल को कहीं इसके बीच में तलाशने की कोशिश कर रहा है? लेकिन आज पहली बार जब भारत के प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं कि रोटी खाओ और चैन से रहने दो वरना मेरी गोली तो है ही, शायद भारत के किसी प्राइम मिनिस्टर ने इतना कड़ा कभी बोला हो। ऐसी नौबत क्यों आई और पाकिस्तान इस नौबत में क्यों पहुंचा? मिर्जा साहब जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान क्या है ये समझना जरूरी है। पाकिस्तान भारत के क्रांतिकारियों को
आज़ादी की जो है वो योजना के लिए और आज़ादी की तहरीक चलाने के लिए अंग्रेज़ों ने सज़ा दी है। ये है पाकिस्तान इन अ नटशेल। अब उसमें वो क्यों बनाया उन्होंने पाकिस्तान के सोवियत यूनियन का रास्ता लैंड रूट बंद करना था, ग्रेट गेम का एक्सटेंडेड वर्जन था ये, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि हिंदुस्तान के अंदर जो मूवमेंट चल रही थी और ख़ास तौर पर शोलापुर की नेवल बगावत के बाद, तो ये उस रेवोल्यूशनरी मूवमेंट को जो आज़ादी की तहरीक थी उसको कम्युनल लाइंस पे अंग्रेज़ों ने मोहम्मद अली जिन्ना को और दूसरे कुछ हिंदू लीडर भी थे उस वक्त के, उनको इस्तेमाल करके इसे कम्युनल बुनियादों पे इसको उन्होंने डिसइंटीग्रेट किया उस मूवमेंट को। वरना पाकिस्तान बनने का तो कोई तुक ही नहीं था। पाकिस्तान किस लिए बनता, मतलब पाकिस्तान ना कभी पहले था कि हम कहते हैं कि जी एक अलग मुल्क है, दोनों मुल्कों पे अंग्रेज़ों का कब्जा है। अंग्रेज़ों का तो बाहर हिंदुस्तान पे कब्जा था। तो पाकिस्तान की जो बुनियाद है वो हिंदू नफरत और भारत नफरत के ऊपर है। और इसकी अगर ये चीज़ हटा दें उसमें से, टू नेशन थ्योरी जिसकी बेसिस ये है कि काफर और हक इकट्ठा नहीं रह सकता, कुफर और हक, इसको अगर आप बीच में से निकाल देंगे टू नेशन थ्योरी को, तो ये पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजी है धड़ाम से नीचे गिर जाएगी। इसलिए इसको पानी देना बहुत ज़रूरी है। इस वीड को, इस जंगली पौधे को पानी देना बहुत ज़रूरी है। वो पानी क्या है? वो पानी है कश्मीर का खून, यानी कश्मीर के लोगों का खून बहाना, हिंदुस्तान में 26/11 करना, पार्लियामेंट पे हमले करना, ये सब जो है ये वो इसको खून देता है इस आइडियोलॉजी को बैक होम पाकिस्तान में। और वो फिर ये दिखाते हैं कि जी देखो ये हिंदुस्तान से बड़ा ख़तरा है और कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान का नहीं बल्कि हिंदुस्तान का कब्जा है, इस तरह की बातें करते हैं। तो पाकिस्तान इस वक्त बिल्कुल टोटली एक फाशिस्ट स्टेट बन चुका है। इट्स नॉट अ न्यू लिबरल लाइक इकोनॉमी रन बाय सेंटर राइट और कंजर्वेटिव राइट। इट इज़ अ फाशिस्ट कंट्री रन डायरेक्टली बाय ये जो है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। और बहुत खतरा हो रहा है क्योंकि अब इसमें तुर्की को भी उन्होंने साथ शामिल करने की कोशिश की है। दाइश के टेररिस्ट जो है ऑलरेडी पाकिस्तान पहुंच चुके हैं, अफगानिस्तान से भी आ गए हैं और सीरिया से भी आ गए हैं। और ये जो तुर्की गए हैं तो ये पूरा प्लान, एंटी इंडिया प्लान कश्मीर को लेके और बलूचिस्तान को लेके वहाँ डिस्कस हुआ है, जिसमें ये कहा गया है कि जो दाइश के को इस्तेमाल किया कुर्दों के खिलाफ सीरिया में, वो जो इंटेलिजेंस के लोग हैं और मिलिट्री के जो लोग हैं जो उसको चला रहे थे उस प्रोजेक्ट को सीरिया में, उनको पाकिस्तान लाया जाए, भेजा जाए, ताकि वो यहाँ पे उसको बलूचिस्तान के खिलाफ जो है वो उसको ऑपरेशनल करे प्रॉपरली। और फिर ये जिस तरह अभी एक हमारे जनरल साहब फरमा रहे थे, तो ये फिर फॉरेन टेररिस्ट जो है दाइश के, इनको कश्मीर में भेजा जाए। मिर्जा साहब, खून कश्मीर में बहा, खून कश्मीर में बहा, घाव पीओके में कितने लगाए गए हैं? जी, खून तो कश्मीर में बहा, ये आपने कह दिया, घाव तो पीओके में भी लगे हैं और एक नहीं 1000 लगे हैं। ओ बहुत ज्यादा। देखिए ना, पीओजेके में और गिलगित बल्तिस्तान में चूंकि खबरें वहां से बाहर मीडिया को नहीं आती, तो वो समझते हैं वहां पे खामोशी है। खामोशी नहीं है। कल पूरे गिलगित बल्तिस्तान में स्कूल टीचर्स के प्रोटेस्ट हुए और एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो है ऑफिसर्स, उनके दफ्तर के बाहर धरने हुए हैं। पूरे पीओजेके में इस वक्त जो है जो वो लैंड रिफॉर्म्स कर रहे हैं, लैंड ग्रैब की कोशिश कर रहे हैं, उसके खिलाफ पूरे गिलगित बल्तिस्तान जो है पाकिस्तानी मकबूजा, उसमें प्रदर्शन हो रहे हैं। और जो चोटी के टॉप के जो लीडर्स हैं, जैसे एहसानुल्लाह एडवोकेट है, शबीर मियार और दूसरे हैं, वो जेलों में बंद कर दिए गए हैं। उनको जेलों में बंद करके उस बिल को पास करवाया गया है गिलगित बल्तिस्तान की असेंबली से, लेकिन अभी वो लॉ नहीं बना, एक्ट नहीं हुआ, क्योंकि गवर्नर ने साइन करने और वार्निंग दी है लोगों ने कि अगर ये साइन किया तो यहाँ पे जो है वो खून की नदियाँ जो कहते थे ना कश्मीर में बहेंगी, इमरान खान और ये लोग कहते थे, वो कह रहे हैं ये खून की नदियाँ यहाँ बहेंगी, हम नहीं होने देंगे ये। इसी तरह पीओजेके के अंदर हर रोज मुजाहरे हो रहे हैं, मतलब है लोड शेडिंग के खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं और जो सिविल राइट्स है उनके हवाले से प्रोटेस्ट हो रहे हैं।
मिर्जा और साहब फिर और इन्होंने मिर्जा हमारे साहब ऊपर और जुल्म भी बहुत सवालों किया के है। साथ आपका रुख देखिए, करूंगा, लेकिन एक चीज मुझे आगे जरूर बताइएगा कि पाकिस्तान इस तरीके की तमाम पॉलिसी लाने की कोशिश पीओजेके में करता है, लेकिन हाई कोर्ट में जब बात आती है तो कहते हैं पीओजेके एक फॉरेन टेरिटरी है। वो उस पर थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा। लेकिन अभी एक बड़ी खबर बता दूं, ऑपरेशन सिंदूर के बाद बीएसएफ के आईजी शशांक आनंद ने एक बयान किया है, हमने पाकिस्तान को काफी नुकसान पहुंचाया है। ऑपरेशन में बीएसएफ की महिला शक्ति की अहम भूमिका रही है। महिलाओं ने अग्रिम फॉरवर्ड मोर्चे पर लड़ाई लड़ी है, चौकियों पर अपनी ड्यूटियां दी हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये महिलाएं जो बीएसएफ की डिफेंस फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पर मौजूद थी, इन्होंने भी बड़ी वहां पर लड़ाई लड़ी और बड़ी मेहनत से अपनी बात सामने रखी। सुनते हैं। हमने पाकिस्तान को काफी नुकसान पहुंचाया है और साथ में हमने अपने एसेट्स को भी बचाया है। इस पूरे प्रकरण में साथियों, बीएसएफ की महिला शक्ति ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। हालांकि महिलाओं के पास ये ऑप्शन था कि वो अगर चाहती तो बॉर्डर आउटपोस्ट से रिलोकेट होके पीछे हेडक्वार्टर्स में आ सकती थी, लेकिन हमारी इन बहादुर महिलाओं ने इस बात को चुना कि वो आगे फॉरवर्ड ड्यूटी पोस्ट में रहकर, सीमा चौकियों में रहकर अपने पुरुष कार्मिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस आपदा का सामना करेंगे। और उसी का ये परिणाम रहा कि हमारी कुछ बहादुर महिलाओं ने इस प्रकरण में पोस्ट को कमांड किया। बीएसएफ ने अपनी महिला शक्ति की बात सामने रखी और कहा कि जब ये हालात बिगड़ रहे थे डिफेंस करने में और लगातार मोर्चे पर बने रहने में, बीएसएफ की महिला शक्ति यानी विमेन पावर बहुत आगे रही। और उन्होंने इशारा करते हुए ये भी बताया कि उनमें से कुछ हमारे साथ भी इस वक्त मौजूद है। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लेकिन हमारे साथ इस वक्त हमारे वरिष्ठ आलोक मेहता सर भी इस वक्त जुड़े हुए हैं, पद्मश्री आलोक मेहता। आलोक सर, 71 में आप बहुत युवा थे, 99 कारगिल आते आते आप बहुत अनुभवी हो गए और ये भी आपने दौर देखा अनुभव की एक और ऊंचाई पर। पाकिस्तान को डील करने का क्या यही तरीका है जो अलग अलग इंटरवल पे हम सामने देखते रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान घूम फिर कर उसी तरीके से उसी जगह पर लौट कर आता है सांप सीढ़ी की तरह कि अब सांप मुझे एक बार फिर से काटेगा और फिर से शुरुआत में ले जाकर छोड़ देगा? एक बात तो ये हुई। दूसरी बात, प्रधानमंत्री ने अपनी भाषण में इस बात को बड़ा साफ तौर पर कहा, समझाइएगा जरूर। उन्होंने कहा कि हमने इस बार कैमरों का भी खास इस्तेमाल किया ताकि हमारे घर में भी कोई सबूत ना मांग ले। आलोक सर। बिल्कुल राजीव जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। इस बार वो पहली बार की तरह नहीं है। कारगिल में भी कुछ गलतियां हुई होगी, उसके पहले के युद्ध में भी कहीं न कुछ हुआ। बांग्लादेश के युद्ध की तो बात अलग है, वो तो पूरा हमने बहुत बड़े पैमाने पर जीता था। लेकिन ये सही है कि इस बार जिस पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है उसको लेकर के, और दूसरे जो पूरा उनका, जैसा अभी हमारे डिफेंस एक्सपर्ट भी कह रहे थे, रावलपिंडी पर जो धमाका किया गया है, जो मिसाइल से हमारे लोगों ने काम किया है, सेना ने, वो इसलिए कि दुनिया को दिखा दिया कि हम उनके बिल्कुल सिर पर जाकर के, राजधानी में जाकर के, बड़ा ऐसे सघन बस्ती में, वो देखिए वो लोग भी ये करते हैं। आप देखेंगे कि हमारे यहाँ से पुरानी बस्ती में आप कहीं पे ऐसे नहीं मिलेगा, लेकिन उन्होंने रावलपिंडी को चुना है। वो इस्लामाबाद के पास पहाड़ी में भी कहीं रख सकते थे, लेकिन उनका रक्षा मंत्रालय इस तरह का है इस्लामाबाद रावलपिंडी में, ताकि आप जनता को आरोप लगे कि जनता पर आपने बम। लेकिन भारत के जो हमारी वायुसेना है, हमारे सेना के विशेषज्ञ हैं, उन्होंने एक भी ऐसा मौका नहीं मिलने दिया कि नागरिकों पर रावलपिंडी में कुछ नुकसान, लाहौर में नहीं होने दिया। मैंने जहां जहां उनके सैनिक अड्डे थे और या आतंकवादी अड्डे, सबसे पहले तो आतंकवादी अड्डे जब उसने डराया। लेकिन आज के प्रधानमंत्री का आपने जिसका जिक्र किया, इस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, आज और भी तीखा। आपने शुरू में कहा कि ये सांकेतिक है। मेरा मानना है कि ये केवल गुजरात या भारत के लिए नहीं है, ये संदेश इसलिए बड़ा नपातोला है क्योंकि ये दुनिया को भी संदेश जा रहा है। अब देखिए राजीव जी, जो आपका प्रोग्राम है वो कहीं भी कोई भी यूट्यूब पर देख लेगा, वर्ल्ड में कहीं पर भी बैठा हुआ है, वो घाना में भी बैठा हुआ, अफ्रीका में भी देख सकता है। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री का ये संदेश जरूर नहीं कि वाशिंगटन जाकर के बताना पड़े या इस्लामाबाद जाके बताना पड़े। अब ऐसी स्थिति है कि ये जो बातें कही गई है आज, वो दो टूक चूंकि ये जवाब वो है जो ईरान में वहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा
शहबाज शरीफ ने कि साहब देखिए हम तो बात करना चाहते हैं। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, हम बहुत धोखा खा चुके हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा, आपने भी इस बात की भूमिका में कहा कि हम इस बार वो छद्म युद्ध नहीं है, अब तो युद्ध की बात करिए। आपने युद्ध छेड़ा है, चूंकि आप तो भाई पूरी सेना ही जब आतंकवादी की बन गई है, मतलब एक बड़ा हिस्सा, और उन्हीं में से लोगों को चुनते हैं, वही प्रशिक्षित करते हैं, आईएसआई भी उसी के साथ जुड़ा होता है, जासूसी का जाल और सेना मिलकर के आतंकवादी तैयार करती है, आतंकवादी भेजती है, आतंकवादियों को भी सैलरी उसी तरह का मिलती है। दूसरा, अभी हमारे साथ वैसे तो पाकिस्तान अकबर कश्मीर के हैं ही, लेकिन मेरा ये कहना है जो आपने पूछा था, पाकिस्तान अकबर कश्मीर में आज नहीं हाहाकार है, वर्षों से उनको ऐसा बंधक बना के, आप जैसे कहते हैं ना, आपने कहीं शिविर में डाल करके, कई बार आप सुना था विस्थापन शिविर में डाला जाता है, वो उनको खाने का जैसे होता है, भाई आज आपको ये मिल जाएगा, यदि कुछ खाना मिलेगा तो ये मिलेगा, उसे भूखा रख कर। इसीलिए प्रधानमंत्री ने ये भी कहा है कि रोटी, क्योंकि ये जनता को मैसेज है कि आपको रोटी चाहिए या इनकी आतंकियों की आतंकी सेना और जो फील्ड जनरल है उससे, उसके कारण जेल बने गोली खाना पड़े। गोली क्या है, गोला ही होगा, मिसाइल होगी। इसलिए आज का संदेश बहुत ही तीखा है। एक तरफ हमारे इतने 50 से अधिक दल गए हुए हैं दुनिया में, मतलब जाकर के बता रहे हैं, विदेश मंत्री जयशंकर यूरोप में, सब जगह जाके बता रहे हैं। हम बार बार दुनिया को बता रहे हैं कि इस बार के जितने प्रमाण है, और इसीलिए पूरा वीडियो देखा, हम लोग भी लगातार रोज चलाते रहे कि भाई देखिए कहां पर हमने किया, वहां पर ये ठिकाना है, उसके नक्शे। और अभी तक जैसे बीएसएफ के लोगों ने बताया, और ये मैं बिल्कुल नमन करता हूं बीएसएफ की महिलाएं, नहीं बीएसएफ तो वर्षों से, देखिए सेना तो उसके बाद जब बड़े इस तरह के हमले होते काम करती, बीएसएफ ने सीमा पर यहां से लेके रेगिस्तान के जैसलमेर में 50, 55, 60 डिग्री में यही बीएसएफ काम करती है। आपने देखा हो, ऊंट पर बैठे हो या यहाँ पर कच्चर पे बैठ के जाना हो। इसलिए मुझे लगता है कि बीएसएफ की रूल ये सब बताया जा रहा है दुनिया को कि देखिए हम अब तैयार है लड़ने के लिए। यदि वो लड़ना नहीं चाहता तो सीधे सीधे आतंकवाद, ये घटनाएं नहीं होगी तो बात कर लेंगे, नहर का पानी आपको रोटी के लिए दे देंगे, अब वहां अनाज आपका सारा सूखा नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, कश्मीर आप उस पर, ये एक लाइन में जोड़ूंगा, जनरल मुशर्रफ ने भी एक नक्शा दिया था कि बात करिए, ये हिस्सा आपका, ये हमारा, ये पाकिस्तान। अब इस तरह से भारत, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो वार्ता भी ऐसे फेल हो गई थी उस समय दिल्ली में, और मैं आगरा में भी था बातचीत के समय, इसी बात पर टूटी कि वो तो कहता है आप ये हिस्सा इसमें से बांट लो, ये कोई रोटी का टुकड़ा है, आप टुकड़ा नहीं डाले, पाकिस्तान का ऑक्युपाइड कश्मीर वो हमारा है, आप सिर्फ वही बात होगी, ये प्रधानमंत्री कह चुके हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि प्रधानमंत्री अब इस बात पर अड़ गए हैं और उसको दुनिया को मना करके जब भी वार्ता की टेबल पर होगा, उसमें मध्यस्थ की तो जरूरत नहीं है, वहीं पर कागज पर दस्तखत कर दे। जैसा मैंने कहा कि ये नई बात नहीं है, लोग समझ रहे हैं कि पहली बार वार्ता की बात हो रही है। हम कह रहे हैं कि मुशर्रफ ने जो फार्मूला दिया था आप उसको बच जाइए, सेना के लोग तो धोखेबाजी करते रहते और ऐसे ही वहां पर, बल्कि सॉरी टू से हमारे यहाँ के कई लोग उसका समर्थन करते थे, दे दो ना थोड़ा। अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं अरे ठीक है कुछ दे दे, अरे आप अरुंधति राय जैसी वो कहती है तो कश्मीरी दे दीजिए, बड़ी इंटेलेक्चुअल बुक और पता नहीं क्या क्या प्राइज वर्ल्ड के लेते हैं, चूंकि अमेरिका से उनको मिलती। ऐसे कई ऐसे मीडिया में है, साहित्य के नाम पर है जो विदेशी, तो उन सबको जवाब है कि ऐसा नहीं कि कश्मीर तो देने की बात छोड़िए, वो सारा लेना है, ये संकल्प। और जनता का आप देखिए उत्साह, इस धूप में अहमदाबाद में गर्मी होती है 40 डिग्री से ऊपर जी, वहां पर महिलाएं जिस ढंग से प्रधानमंत्री का समर्थन करने के लिए खड़ी थी, ये भी पूरी महिला, और भी जगह जहां पर गए हैं प्रधानमंत्री जा रहे हैं, वहां महिलाएं इसी आवाज में बोल रही हैं जो लाल बहादुर शास्त्री के समय कहा, हमारे जेवर ले लो, हमें हमारे बच्चों को ले जाओ और लगो। एक बात मैं और में जोड़ूंगा, देखिए उमर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री के सुझाव पर, जहां तक मुझे जानकारी है, उन्होंने कहा आज पहलगाम में भी कैबिनेट की मीटिंग हुई जी, और इसलिए ये भी एक संदेश है कि अब जनता वहां जाए, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, एक जाकर के जैसे कहते हैं सेना के साथ खड़े हो जाएं, पर्यटकों से जवाब दिया जाएगा। अब जनता जवाब देगी, प्रधानमंत्री वो माहौल बना रहे हैं, प्रधानमंत्री वो कहते हैं अहिंसा हम तो मानते हैं, हम तो गांधी और गौतम बुद्ध के देश के हैं। ये भी पाकिस्तान को हिला देगा, क्योंकि वो कैसे वहां पर बमबारी करेगा जब लाखों की संख्या में पर्यटक होंगे। इस बार तो उसने धोखा दिया, अब सुरक्षा के तंत्र भी मजबूत हुए हैं। आप बात सही कह रहे हैं, लेकिन आपसे आगे भी ये मैं समझूंगा। आपने कहा कि अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों को बदल देता है तो चीजें ठीक हो जाएंगी, लेकिन
आपका ही अनुभव है सर कि 71 भी आपने देखा है, आपने कारगिल भी देखा है और आप 2025 भी देख रहे हैं, और मैं इस बात की कोई गारंटी आपको नहीं देना चाहता कि आगे 3 साल में पाकिस्तान फिर से पलटकर ऐसी कोई कोशिश नहीं करेगा और हम ऐसी बात नहीं कर रहे होंगे। तो क्या वाकई इसको वंस एंड फॉर ऑल खत्म करने की जगह अब आ गई है? संजीव जी, डिप्लोमेसी के लिए कितनी जगह बची है? आप फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हैं, कितनी जगह बची जब शहबाज अब जाकर ये कह रहे हैं कि हम बातचीत करना चाहते हैं? बातचीत के लिए क्या वाकई जगह बची है, या फिर बातचीत का जो दायरा अब तय किया जा चुका है पिछले कुछ दिनों में, उस पर पाकिस्तान आएगा टेबल पर? और अगर पाकिस्तान नहीं आएगा तो क्या हमें तैयार होना होगा और किसी टेररिस्ट अटैक के लिए? देखिए राजीव जी, पाकिस्तान की जो मंशा है वो बिल्कुल भी साफ नहीं है। वो एक नापाक मंशा अभी भी उसकी दिखाई देती है, और भारत ने बातचीत के संदर्भ में ये बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच के जो भी आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं वो सिर्फ और सिर्फ द्विपक्षीय तरीके से, बायलैटरल तरीके से ही रिजॉल्व किए जा सकते हैं। उसमें तीसरे पक्ष की मध्यस्थता भारत को कभी भी स्वीकार नहीं होगी। शिमला समझौते में और लाहौर डिक्लेरेशन में यही बात स्पष्ट रूप से उल्लेखित है। पाकिस्तान भी उसका सिग्नेटरी है। जाहिर है कि पाकिस्तान उसको वायलेट करने की कोशिश करता है। वो तीसरे जो है पक्ष को इन भारत और पाकिस्तान के बीच में दखल अंदाजी कराने की साजिशें रचता है। और आज ये शहबाज शरीफ एक तीसरे देश में जाकर के, ईरान में जाकर के अन्य देशों की यात्राओं को करते हुए वो जिस तरीके की बातें रख रहे हैं, ये बात भारत को स्वीकार नहीं होगी। यदि पाकिस्तान भारत के साथ बातचीत करने के लिए जरा भी गंभीर है तो सबसे पहले पाकिस्तान को आतंकवाद के विरुद्ध इरिवर्सिबल, वेरीफाइबल और क्रेडिबल स्टेप लेकर के दिखाने होंगे। एविडेंस बेस्ड एक्शंस लेकर के दिखाने होंगे। आतंक के जो ठिकाने जो ऑपरेट किए जा रहे हैं, टेरर कैंप्स, उसको पूरी तरीके से परमानेंटली उसको शट डाउन करना होगा, उन्हें पूरी तरह से बंद करना होगा। भारत में जो आतंकी वांछित हैं उनको भारत के हवाले करना होगा। और पाकिस्तान के द्वारा जो आतंक की साजिशें जो रची जाती हैं उसके बारे में जब तक ये प्रामाणिक ठोस कदम पाकिस्तान नहीं उठाएगा, तब तक ये नया भारत, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का जो नया भारत है वो पाकिस्तान से बातचीत नहीं करेगा। दूसरी बात मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, जो कि हमारे प्रधानमंत्री और हमारे सभी जो टॉप हमारी लीडरशिप है, चाहे वो विदेश मंत्री हो, चाहे रक्षा मंत्री हो, सभी इस बात को कहते रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ यदि कभी कोई बातचीत होगी तो कश्मीर मुद्दे के संदर्भ में सिर्फ एकमात्र विषय बचा हुआ है, वो ये कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का जो इलीगल ऑक्युपेशन है वो पाकिस्तान कब छोड़ेगा और कब उस टेरिटरी का भारत में विलय होगा। अगर कभी कोई बातचीत होगी तो कश्मीर के संदर्भ में सिर्फ यही एकमात्र विषय बचा हुआ है। जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर है, हमने जम्मू एंड कश्मीर में क्या किया, नहीं किया, धारा 370 हटाया, कैसे हटाया, यह हमारा नितांत आंतरिक मामला है और इसके ऊपर पाकिस्तान को बातचीत करने का कोई हक नहीं है। जो पाकिस्तान की इलीगली ऑक्युपाइड टेरिटरी है, सिर्फ उसी पर बातचीत होगी। ये शर्त भी बहुत लाउड एंड क्लियर है। और जाहिर है कि पाकिस्तान आज भी उसकी जो मंशा है वो साफ नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, वो तीसरे देश में जाकर के बातें कर रहा है। यदि उसको बातचीत के लिए नहीं गंभीर है तो वो सीधे सीधे भारत से बात करे और भारत की शर्त को पूरा करके दिखाए। यदि पाकिस्तान भारत की शर्त को पूरा करता है, एविडेंस बेस्ड एक्शन लेकर दिखाता है, तो अगले दिन से भारत और पाकिस्तान के बीच में बातचीत शुरू हो जाए। लेकिन उसके लिए आपको पाकिस्तान को एविडेंस बेस्ड एक्शंस लेकर के दिखाने होंगे। जैसा कि मैंने कहा, टेरर कैंप्स को बंद करे, आतंकियों को भारत के हवाले करे और तब जाकर के ही कोई बातचीत की संभावना बनती है, अदरवाइज बातचीत नहीं होगी। राजीव जी, एक जो कश्मीर के संदर्भ में मैं एक बात अवश्य कहना चाहता हूं कि जैसा कि मिर्जा साहब ने कहा, मैं बिल्कुल सहमत हूं। पाकिस्तान के जो हुक्मरान है वो कश्मीर के जो मुद्दों का जो इस्तेमाल है वो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए और एक भारत और पाकिस्तान के बीच में दरार को और एक खाई को और एक जो भिन्नता को बनाए रखने के उद्देश्य से उसको करते हैं। मेरा ऐसा स्पष्ट रूप से मानना है और मैंने इसको हमेशा से कहा है, पहले भी कहता रहा हूं कि यदि कश्मीर का मुद्दा भारत और पाकिस्तान के बीच में नहीं भी रहा होता तो इन पाकिस्तान के हुक्मरानों ने कोई कश्मीर जैसा मुद्दा ढूंढ लिया होता कि वो उसका इस्तेमाल करते हुए भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव को बना करके रख सके। क्योंकि ये जो पाकिस्तान के हुक्मरान हैं, जो रियल रूलर्स हैं, विशेष रूप से वहां की जो सेना है और वहां के जो टॉप पॉलिटिशियंस हैं, वो भारत के एक बड़ी ही डोमिनेटिंग जो प्रेजेंस है भारत का, उससे वो भयाक्रांत रहते हैं। उन्होंने अपने राष्ट्र का निर्माण तो किया नहीं, अपने राष्ट्र को, अपने
वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए इस्तेमाल किया। वहां की सेना इसकी सबसे बड़ी गुनाहगार है। राष्ट्र को कमजोर करके रखा, जमहूरियत की जड़ों को कमजोर करके रखा। कभी भी किसी नेता को, जमहूरियत का, लोकतंत्र के नेता को आगे नहीं बढ़ने दिया। अगर किसी ने बढ़ने की कोशिश की तो उसको फांसी के फंदे पर लटका दिया गया, या जेलों में डाल दिया गया, या विदेश की का रास्ता दिखा दिया गया। तो ये जो पाकिस्तान के जो रियल रूलर्स हैं, वो अपने राष्ट्र को उन्होंने कमजोर करके रखा है। इसलिए वो भारत के बहुत ही डोमिनेटिंग प्रेजेंस से और भारत का जो बढ़ता हुआ जो रुतबा है उससे काफी दबाव में रहते हैं। और उस भिन्नता को बनाए रखने के लिए क्योंकि उन्हें इस बात का लगातार भय सताता है कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर से ये दोनों देश एक हो जाए। इसी वजह से आपने मुल्ला मुनीर की, जो कि फील्ड मार्शल की उपाधि अभी उन्होंने ली है, सच्चाई यही है कि वो फील्ड मार्शल ही है। फील्ड मार्शल वगैरह उपाधि उनके ऊपर शोभा नहीं देती, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से अब तकरीर रखी पहलगाम हमले के 4 दिन पहले, कैसे भारत और पाकिस्तान अलग अलग हैं, कैसे ये दो कौमें हैं, बिल्कुल एक नहीं हो सकते, कैसे हिंदू मुसलमान अलग अलग हैं, कभी एक नहीं हो सकते, ये जो सारी बातें उन्होंने रखी, ये उनकी गहरी असुरक्षा को, आपको लगता है संजीव जी बात होगी, वो उनको दिखाई दे। आपको लगता है कि बात होगी संजीव जी? मुझे नहीं लगता आपको? बिल्कुल कोई बातचीत करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, कोई प्रश्न ही नहीं उठता जब तक पाकिस्तान आतंकवाद के ऊपर। मैं फिर से कहना चाहता हूं आपके दर्शकों के लिए, और भारत के विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर ने अभी स्पष्ट रूप से इस बात को कहा भी है, हमारे प्रधानमंत्री ने स्वयं इस बात को कहा कि बातचीत और आतंकवाद एक साथ नहीं चल सकती, बातचीत और तिजारत एक साथ नहीं चल सकती, पानी और खून एक साथ कैसे बह सकते हैं, ये हो नहीं सकता। जब तक पाकिस्तान आतंकवाद के विरुद्ध, जैसे कि मैं फिर से कहूंगा, प्रामाणिक कदम लेकर के नहीं दिखाएगा, तब तक ये नया भारत। सही कह रहे हैं आप। डॉक्टर एस जयशंकर ने जर्मनी में खास तौर पर ये बात कही थी कि नो टू टेररिज्म एंड नो टू न्यूक्लियर ब्लैकमेल, और उसके साथ साथ उन्होंने कहा था कि हम जिस तरीके से अभी अपनी बात सामने रख रहे हैं, हम उसी तरीके से अपने को अब आगे बढ़ाएंगे, हमें चिंता नहीं कौन किस तरीके से इसको ले रहा है। और उम्मीद उन्होंने ये जताई कि जर्मनी हमारे इन कंसर्न्स को समझता होगा। हम इसके बारे में जानने की कोशिश आगे भी करेंगे, लेकिन बीएसएफ की असिस्टेंट कमांडेंट नेहा भंडारी का भी बयान सामने आया है। हमने पाकिस्तानी सोल्जर्स को भागने पर मजबूर किया, हमारे एक्शन का बेहतरीन रिजल्ट हमें मिला, हमने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। ऑपरेशन सिंदूर के ठीक बाद फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पर बीएसएफ जब अपनी बात रखती है तो बीएसएफ काफी कुछ क्लियर कर देती है। फ्लैट ट्रेजेक्ट्री, हाई ट्रेजेक्ट्री, हर तरीके के वेपन से उन पे फायर किया, उनके मोर्चों पे फायर किया, उनके सर्विलेंस इक्विपमेंट पे फायर किया है, उन पे फायर किया जिससे वो भागने पे मजबूर हो गए। कितना एक महिला जो बटालियन है हमारी, उन्होंने एक मुंह तोड़ जवाब दिया पाकिस्तान को। जो मेरी महिला कार्मिक है, मैं ये कहूँगी कि जितना मेरी महिला कार्मिकों ने जिम्मेदारी निभाई है, उतना ही मेरे पुरुष कार्मिकों ने भी जिम्मेदारी निभाई है। ये एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट था जिसमें सबने अपना भाग निभाया है। और हमने देखा कि पाकिस्तान रीजन्स तो भागते हुए नजर आए, जो वीडियो में भी दिख रहा है। जी बिल्कुल, जब उन पे इतना भारी एक्शन होगा तो वो भागेंगे। तो कितना एक जोश रहा कि एक कामयाबी मिली और उनको एक मुंह तोड़ जो जवाब दिया गया? जोश काफ़ी हाई था, मेरा ही नहीं, मेरे हर ट्रूप का। और हमें बिल्कुल अच्छा लगा कि हमने जितने भी एक्शन लिए उसका हमें रिजल्ट मिला है। मेजर जनरल राजन कोचर मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल राजन कोचर, 1971 वॉर, भारत ने उस वॉर में ईस्ट पाकिस्तान अलग कर दिया और ये पाकिस्तान हमारे साथ है। लेकिन 71 के बाद, मैं ठीक 78 के बाद 79 के दौर में आऊंगा, कुछ 8 साल का वक्फा था, दूरी थी। 8 साल की दूरी में जुल्फिकार अली भुट्टो यूएन में ये बात कहने पर मजबूर थे कि विल मेक श्योर दैट इंडिया ब्लीड विद 1000 कट्स। ये पाकिस्तान आज 2025 के बाद कितने दिनों बाद रिटेलिएट कर सकता है? आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? और दूसरी बात ये, हमें पता है कि पाकिस्तान इज एट प्रेजेंट लिकिंग देयर ओन वाउंड्स, लेकिन पाकिस्तान वापस आएगा एक आर्मी स्ट्रेटेजिस्ट के तौर पर। आपको क्या लगता है, क्या इस बार भी हम 3 दिन के बाद रुकना प्रेफर करेंगे, या इस बार हम कम से कम बलूचिस्तान के लोगों को जो उम्मीद है, सिंध के लोगों को जो उम्मीद है, पीओजेके को जो उम्मीद है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस को जो उम्मीद है, और जो ईस्ट पंजाब के अंदर जो लोग इस वक्त पाकिस्तानी आर्मी का जुल्म सह रहे हैं, उन्हें जो उम्मीद है, क्या इस बार फिर रुक जाएंगे और वो क्या सॉल्यूशन होगा? मेजर जनरल राजन कोचर। देखिए राजीव जी, थोड़ा इसमें हमको एक रियलिस्टिक पोजीशन भी लेनी चाहिए, अपने स्ट्रेंथ को भी हमको
देखना पड़ेगा, लोगों की इच्छाओं को भी देखना पड़ेगा। देखिए पीओके के लोग क्या चाहते हैं, क्या वो चाहते हैं कि भारत के साथ अपना मिलने के लिए, और क्या हम उनको मैनेज कर पाएंगे, बिकॉज हमको अभी अपने जम्मू एंड कश्मीर में भी हमको अपनी प्रॉब्लम्स के साथ हमको जूझना पड़ रहा है। तो ये सारी इश्यूज हैं, और ये लड़ाई से सॉल्व नहीं होते। अगर हम सोचते हैं कि आप इस पे कब्जा कर लेंगे और वो लोग आपके हो जाएंगे, लेकिन तो राजन कोचर साहब, ऐसे हम शहादतें काउंट नहीं करते रहेंगे, एंडलेस शहादतें, कि हम केवल इसलिए सोच रहे हैं कि अभी तैयारी नहीं है। मैं आपको इसलिए बताता हूं कि अब जब आपने मेरे से एक स्पेसिफिक सवाल पूछा है कि पाकिस्तान दोबारा से हिमाकत करेगा या हम पे हमला करेगा, अब मुझे कोई शक नहीं है मेरे असेसमेंट में कि ये हमला होगा, और ये पाकिस्तान की तरफ से मैं ज़्यादा उम्मीद रखता हूं कि इस हमले की, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान तैयारी कर रहा है। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, 2 दिन पहले पाकिस्तान का बजट पास हुआ है। उस बजट में डिफेंस बजट को 18% बढ़ाया गया है। There is an increase of 18% in the defense budget. 2.5 लाख करोड़ आपका जो डिफेंस बजट को दिया गया है। अब मैं इसको आईएमएफ के साथ भी लिंक करना चाहूंगा, क्योंकि आईएमएफ से भी इनको $7 बिलियन मिलने वाले हैं, और $1 बिलियन ऑलरेडी इनको मिल चुके हैं। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान की सिचुएशन आप देखिए आज, डेट टू जीडीपी रेशो इज 70%। 25 बिलियन ट्रेड डेफिसिट था 2024 में। 3 महीने का इनका पास रिजर्व्स हैं खाली, जो इंपोर्ट रिजर्व्स हम बोलते हैं, फॉरेन रिजर्व्स बोलते हैं। तो जहां पे इतनी गुर्बत है इस देश में, आप फौज को 18% इंक्रीज कर रहे हो, आपके वहां पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, आपके प्रोजेक्ट्स, आपके एक डैम है वहां पे। बट सर फिर भी इतने अनुभव के बाद आप ये कहने पर मजबूर हैं कि ये चीज होगी जरूर। मिर्जा साहब मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मिर्जा साहब, मेरे पास अब समय कम है, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक बात कही, एक मैं लाइन ही आपके सामने रखूंगा, कांटा चुभता है तो पूरे बदन में दर्द होता है, और इसका मतलब ये नहीं होता कि दर्द की दवाई खा ली जाए, इसका मतलब होता है कांटे को निकाल दिया जाए। आप उम्मीद करते हैं कांटा निकलने से समस्याएं हल होंगी, और कांटा क्या पाकिस्तानी है? कांटा तो पाकिस्तान है, और पाकिस्तान के अंदर एक और कांटा जो पाकिस्तान के फौजी जर्नैल हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा मेजर जनरल राजन कोचर जी की बात को पकड़ना चाहूँगा। उन्होंने ये कहा है कि हम पीओजेके के हवाले से कि पता नहीं वहाँ के लोग चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, और कश्मीर में भी हमें इश्यूज हैं। कश्मीर में तो इश्यूज बहुत हद तक मोदी जी ने 370 के बाद हल कर लिए हैं। ये जो वाकया पहलगाम में हुआ है, इसका कश्मीर से इतना ताल्लुक नहीं है जितना इसका ताल्लुक पाकिस्तान की तरफ से दहशतगर्दी से है। अब सवाल ये नहीं है कि लोग क्या चाहते हैं, सवाल ये है कि कानून क्या कहता है और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या कहता है। इस तरह तो हिंदुस्तान में कई लोग होंगे जो कहेंगे कि जी हमने जो है अपना अलहदा कोई 1.5 ईंट का मकान बनाना है, तो उससे ये तो नहीं हो जाता कि आप कहें अच्छा जी चलो तुम बना लो। बात ये है कि मैं ये बिल्कुल वाज़ेह करना चाहता हूं कि पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लोग बिल्कुल हिंदुस्तान के साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनकी आवाज़ नहीं है। वो आवाज़ उनकी इसलिए नहीं है कि अगर वहां कोई ये बात ओपनली बोले या भारत का तिरंगा लेके आए, उसकी पूरी फैमिली क्या पूरा मोहल्ला ही साफ कर दिया जाएगा। बहुत आपने सही इशारा किया। दूसरी बात सुन लें। हमारा जब मुआहदा हुआ 26 अक्टूबर 1947 को माउंटबेटन के साथ दस्तखत हुए महाराजा हरि सिंह के, और हम हिंदुस्तान की भारत की जो न्यू स्थिति है उसका हिस्सा बने, उसमें ये सिलेक्टिव नहीं था कि पीओजेके और गिलगित बल्तिस्तान उधर रहेंगे और ये बाकी इधर रहेगा। ये पूरी रियासत का ऐलान हुआ है। वी आर इंडियन सिटीजन्स बाय डिफॉल्ट। इट डज नॉट मैटर इफ माय नेबर वांट्स टू जॉइन इंडियन यूनियन और नॉट। इट इज द लॉ डिक्टेट्स दिस यूनियन ऑफ जम्मू कश्मीर विद इंडिया। अगर ये फैसला होना, ये बात की बात है, पहले हम पीओजेके और गिलगित बल्तिस्तान को जम्मू कश्मीर के साथ मिलाएं, लद्दाख के साथ मिलाएं, फिर ये डिबेट शुरू करेंगे कि मेरे ख्याल से आपने बहुत कुछ साफ कर दिया है, बहुत कुछ साफ कर दिया है।
आलोक सर 10 सेकेंड मिर्जा साहब ने जो कहा है उस पर। देखिए, बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा कि पाकिस्तान में जो लोग हैं वो सब भारत के साथ काम करने को, खास करके सिंध में भी, बलूचिस्तान में भी, और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में तो जैसा मैंने बताया कि वर्षों से इस बात के लिए है। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि इसको हम लोग जैसे कहते हैं ना, केक लेकर आना है या फास्ट न्यूज जैसे हम चलाते हैं कि मीडिया जरूर चाहता है कि जल्दी होगा जी, लेकिन ये बहुत धैर्य पूर्वक रणनीति के तहत, और ये हो सकता है कि 1 साल लगे, 2 साल लगे। आप यही सोचते हैं कि सिंदूर ऑपरेशन, हाँ जो भी आतंकवादी का जवाब उतनी देर फिर दे देंगे, लेकिन ये नहीं होगा कि आप जाकर जैसा कि आप जाके कब्जा कर लें। मैं आपकी बात को समर्थन देता हूं और इस बात को समझता हूं सर कि ये चीजें एक झटके में नहीं होती। मेजर जनरल राजन कोचर, संजीव जी, मिर्जा साहब, आपका और आलोक सर, आप लोगों ने वक्त निकाला और आप समझ नहीं सकते कि आपके जरिए मैं